आज हम पढ़ेंगे हमारी आगे की टर्मिनोलॉजी। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेनदार, धनी, ऋणदाता या उत्मर्ण, क्रेडिटर्स, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। जब कोई व्यक्ति रुपया या माल उधार देता है तो वह दूसरे व्यक्ति का धनी या लेनदार कहलाता है और तब तक लेनदार रहता है जब तक उसे अपना पूरा धन वापस नहीं मिल जाता। यदि हमने किसी व्यक्ति को उधार माल दिया है या पैसा दिया है तो हमें जिस व्यक्ति से लेना है वो हमारा क्या कहलाएगा, लेनदार, और या धनी, जिसे हम क्या और भी कह सकते हैं, ऋणदाता, और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स। उदाहरण दिया है, जैसे राम ने मोहन को 100 रुपये उधार दिए और राम मोहन का लेनदार या धनी है। एक व्यापारिक संस्था के जितने भी लेनदार हैं उन्हें सामूहिक रूप से व्यापार के विविध लेनदार या सन्ड्राई क्रेडिटर्स कहते हैं। उदाहरण में दिया है, राम ने मोहन को 100 रुपये उधार दिए, तो राम ने मोहन को दिए, तो इसमें हमारा लेनदार कौन है, मोहन। और जब भी हमारे व्यापार में एक से अधिक अगर लेनदार रहते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, विविध लेनदार, या इंग्लिश में हम इन्हें बोलेंगे सन्ड्राई क्रेडिटर्स। क्लियर है। नेक्स्ट से पढ़ेंगे हम देनदार, ऋणी, कर्जदार या अधमर्ण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेप्टर्स। ठीक है। जब कोई मनुष्य किसी से माल या रुपया उधार लेता है तो वह देने वाला ऋणी कहलाता है। जब वह उसे पूरा धन नहीं चुका देता तब तक वह देनदार ही कहलाता है। स्वाभाविक सी बात है, अभी हमने जो रुपया था क्रेडिटर्स में उधार दिया था, अब इसका विपरीत कर देंगे। जब हम किसी व्यक्ति से उधार लेंगे तो उस व्यक्ति के हम उसके क्या कहलाएंगे, देनदार, क्योंकि हमें उसे पैसा देना है। ठीक है। उदाहरण है, शिव ने राधे से 100 रुपये उधार लिए, 100 रुपये का माल उधार खरीदा तो शिव राधे का ऋणी कहलाएगा। स्वाभाविक बात है, शिव ने राधे से कितने लिए हैं, 100 रुपये उधार लिए हैं, या 100 का माल उधार खरीदा है, तो शिव राधे के लिए क्या कहलाएगा, ऋणी कहलाएगा, क्योंकि शिव ने पैसे किससे लिए हैं, राधे से, तो राधे उसके लिए क्या कहलाएगा, ऋणी। एक व्यापारिक संस्था में ऐसे अनेक ऋणी होते हैं, उनको सामूहिक रूप से विविध देनदार या सन्ड्राई डेटर्स कहते हैं। जब भी हमारे व्यापार में एक से अधिक देनदार होते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, सन्ड्राई डेटर्स कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है पुस्तक ऋण, विविध देनदार या उघाई, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे बुक डेब्ट्स और सन्ड्राई डेटर्स। वह सब रुपया जो व्यापारी किसी निश्चित तिथि पर अपने ग्राहकों से मांगता है उसको पुस्तक ऋण या उघाई कहते हैं। आप इसको नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं या एक से अधिक व्यक्तियों को हम पैसे दे रहे हैं, जब हम एक व्यापारी हैं तो हम एक से अधिक व्यक्तियों को जो हम पैसा दे रहे हैं तो हम उसकी एक निश्चित तिथि तय करके रखेंगे कि इस तिथि को वो सभी व्यक्ति हमें भुगतान कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पुस्तक ऋण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे बुक डेब्ट्स या उघाई। इसमें उधार विक्रय तथा दिए गए ऋण भी सम्मिलित होते हैं। इसमें आपने जितना उधार माल बेचा है वह भी रहता है और जितने आपने किसी को लोन दिया है या ऋण दिया है वह भी सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। जैसे किसी व्यापारी ने अपने ग्राहकों को 5,000 रुपये का माल उधार बेचा तथा अन्य ग्राहकों को 2,000 का नगद ऋण दिया तो ऐसी राशि में व्यापारी की कुल देनदारी 7,000 रुपये हुई। जब भी आप किसी देनदार या सन्ड्राई डेटर्स की बात कर रहे हो तो एक व्यापारी है, उसने किसी को 5,000 रुपये का माल उधार बेचा और एक ग्राहक को उसने 2,000 रुपये का नगद ऋण दिया। एक को उसने 5,000 रुपये का माल बेचा है और एक को 2,000 रुपये का ऋण दिया है, तो इससे आपके व्यापार की दशा में कुल देनदारी आपकी कितनी हो गई, आपको कितने व्यक्तियों से पैसे लेना है, 2 व्यक्तियों से, और जिनका हमारे कुल देनदारी कितनी हो गई, 7,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है डूबत ऋण, अशोध्य ऋण या अप्राप्य ऋण, जिसे हम कहेंगे बैड डेट्स।
इसका आशय है ऐसी चीज़, डूबत से आशय है जो हमारा पैसा डूब गया। अप्राप्य मतलब अभी तक नहीं प्राप्त। अशोध्य मतलब कभी भी नहीं मिल पाएगा। प्रायः व्यापारी के सारे कर्जदार ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं। कई कर्जदार से उधार या रुपया वसूल नहीं हो पाता है। आपको उसके अंदर लिखा है प्रायः व्यापारी के कोई ऐसे कर्जदार भी रहते हैं जो उन्हें रुपया नहीं दे पाते हैं। कई कर्जदार से उधार या रुपया वसूल नहीं हो पाता है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे रुपया तो ले लेते हैं पर उसे चुका नहीं पाते हैं। ऐसे अप्राप्य कर्ज को डूबत या अप्राप्य ऋण कहते हैं। ऐसा रुपया जो डूब गया, जो हमें कभी प्राप्त नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स। यह व्यापारी का नुकसान कहलाता है। स्वाभाविक सी बात है, व्यापारी के पैसे डूब गए तो उसके लिए हमेशा लॉस ही कहलाएगा। जैसे राम से एक व्यापारी को 500 रुपये लेना थे, परंतु राम दिवालिया हो जाने से रुपया देने में असमर्थ है, अतः यहाँ 500 रुपये अप्राप्य ऋण है। एक व्यापारी है, उसको राम से कितने रुपये लेना थे? 500 रुपये, पर उसको सरकार द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया, मीन्स इंडोसमेंट घोषित कर दिया गया कि वो रुपया नहीं चुका पाएगा। तो वो उस व्यापारी के लिए क्या कहलाएगा? अप्राप्य ऋण, जो कभी प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है दिवालिया, इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट। अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा उसी का मीन्स नीचे पढ़ेंगे। जो व्यापारी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है और जिसके विरुद्ध दिवालिया कानून के अंतर्गत न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है, उस व्यापारी को दिवालिया या शोध या अक्षम कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि जब भी कोई व्यापारी किसी व्यक्ति को पैसा दे रहा है और वो व्यक्ति उस व्यापारी का पैसा चुकाने में असमर्थ है, तो वो न्यायालय के पास जाएगा और खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन देगा। और इसके विरुद्ध अगर उसको न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उस व्यापारी को दिवालिया हो जाने के बाद उस व्यक्ति से वो व्यापारी पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि उसको न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया। और दिवालिया इंसान आगे कोई भी व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकता है जब तक वो उस रुपये को चुका नहीं देता। और इवन बहुत सी कंडीशन ऐसी ही होती है जहाँ पर एक दिवालिया व्यापारी कुछ करता ही नहीं दिवालिया घोषित हो जाने के बाद। इसको हम दिवालिया भी कह सकते हैं, शोध भी कह सकते हैं, अक्षम भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट है संपत्तियाँ, मीन्स असेट्स। व्यापार की वह समस्त सामग्री जो व्यापार के उपयोग के लिए खरीदी जाती है संपत्ति कहलाती है। जब भी आप एक व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो उस व्यापार में पूंजी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी लगती हैं, और जो हम उस व्यापार की स्थायी प्रगति के लिए खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संपत्ति। जैसे भवन, आप उस भवन का आपने उस व्यापार के लिए खरीदा है तो स्वाभाविक सी बात है आप उसे कभी भी नहीं बेचोगे। इवन नेक्स्ट है उपस्कर, मीन्स फर्नीचर। फर्नीचर अगर आपने उस व्यापार के लिए खरीदा है, फैन खरीदा है, इवन सोफ़ा खरीदा है, कुछ भी चीज़ खरीदो तो आप उसे लाइफ टाइम उसके अंदर रखोगे, आप उससे कभी भी नहीं बेचोगे। तो वो आपके व्यापार के लिए क्या है? एक स्थायी संपत्ति है। नेक्स्ट है माल या स्टॉक, रोकड़ी, रुपया या बैंक में जमा राशि, ऋणी आदि। स्वाभाविक सी बात है, जो आपके पास व्यापार में स्टॉक है वो भी आपके लिए अभी संपत्ति है जब तक वो आपके पास है, पर इवन वो माल आपका बेचने के लिए है तो वो चीज़ संपत्ति नहीं कहलाएगी। रोकड़ी या रुपया जो आपके पास इवन पैसे है वो क्या कहलाएगा? संपत्ति। और जो बैंक में जमा राशि है वो भी आपके लिए आपकी क्या कहलाएगी? संपत्ति कहलाएगी। संपत्ति भी दो प्रकार की होती है, वास्तविक व अवास्तविक। वास्तविक संपत्ति में भवन, रोकड़ आदि भौतिक वस्तुएं आती हैं। वास्तविक संपत्ति ऐसी है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, इवन फील कर सकते हैं, वो सब चीज़ें काय में आएगी? वास्तविक संपत्ति में। जैसे भवन, रोकड़ आदि भौतिक वस्तुएं जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हो और इवन देख सकते हैं। और अवास्तविक संपत्ति में ऐसी संपत्ति आएगी जो व्यापार की साख के लिए होती है। इवन गुडविल, लाभ हानि खाते का नाम, डेबिट, शेष आदि संपत्ति होते हैं। संपत्ति को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, अचल संपत्ति व चल संपत्ति। भूमि, भवन आदि अचल संपत्ति है, जबकि रोकड़, बैंक में जमा, स्टॉक आदि चल संपत्ति है।
अब हम अवास्तविक संपत्ति उसे कहते हैं जो हमारे जैसे व्यापार में गुडविल है। आपका जो व्यापार है वो किससे चलता है? आपकी गुडविल से चलता है, क्योंकि जब तक आपके व्यापार की गुडविल अच्छी नहीं होगी तब तक आप उस व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। गुडविल से आशय है प्रसिद्धि। अगर आपके व्यापार का बहुत अच्छा नाम चलता है तो स्वाभाविक सी बात है वो व्यक्ति आपकी दुकान पर ही आएगा, वो इसके सिवा कहीं भी नहीं जाएगा। और लाभ और हानि, ये भी आपको दिखता नहीं है पर आपको हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। संपत्तियों को इसके बाद भी हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं, अचल एवं चल संपत्ति। अचल संपत्ति में भूमि और भवन है जो हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं, जबकि चल में रोकड़, बैंक में जमा राशि, स्टॉक, ये सब कैसे हैं? चल संपत्तियाँ। बैंक में राशि कम भी होती रहती है, बढ़ती भी रहती है, ये सब कैसी संपत्ति कहलाती है? चल संपत्ति। नेक्स्ट है दायित्व। दायित्व वे सब ऋण है जो व्यापार को अपने स्वामी या अन्य व्यक्तियों को चुकाने होते हैं। दायित्व हम एक लोन को कह सकते हैं जो एक व्यापार के स्वामी को दूसरे व्यक्तियों को चुकाने होते हैं। जैसे व्यापार में लगी हुई पूंजी, व्यापार में लेनदार। अगर आपने एक व्यापार प्रारंभ किया है तो आपने व्यापार ज़रूर प्रारंभ किया, पर आपने उधार किससे लिया है? उस व्यापार से आपने उधार लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको इतना कमा के उस पूंजी को पूरा करना है और उस पूंजी को चुकाना है। नेक्स्ट है व्यापार के लेनदार। आपने जिन भी व्यक्तियों से पैसा उधार लिया है उनको देना है। बैंक से लिया गया ऋण, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसको भी आपको चुकाना है। न चुकाए गए खर्च, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। व्यापारिक हिसाब रखने के दृष्टिकोण से व्यापार एवं मालिक को अलग अलग समझा जाता है। जो रुपया मालिक अपने व्यवसाय में लगाता है उसे व्यापार का दायित्व माना जाता है, क्योंकि वह रकम मालिक ने व्यापार को उधार दी है, ऐसा माना जाता है। जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भी व्यापार में लगी हुई पूंजी, हम हमारे अकाउंटिंग में एक व्यापार और एक व्यापारी दोनों को अलग अलग समझते हैं। जब भी एक व्यापारी अपने व्यापार को प्रारंभ करता है तो वह उसकी पूंजी व्यापार से उधार ले रहा है और उसका यह दायित्व बनता है कि वो उतनी ही पूंजी उस व्यापार को कमा कर दे। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share.